सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एन.के एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एन.के एकेडमी। बात करेंगे हम विज्ञान के 1000 मोस्ट सुपर MCQs की, और ये है हमारा पार्ट 4 यानी चौथा भाग है। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 यानी क्वेश्चन नंबर 75 तक की बात कर ली है। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो इन वीडियोस को आप जरूर देखें। साथ में इस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक की हम बात करेंगे। हमारा जो ये वीडियो है इसकी PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी और ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com को विजिट करना होगा। वेबसाइट को विजिट करने के लिए और इस फ्री PDF को प्राप्त करने की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप सीधे वेबसाइट पर से जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो फेसबुक पेज है DKMPSC एकेडमी, इसको ज़रूर लाइक कर लें ताकि आपको हमारे वीडियोस के चैनल के अपडेट्स प्राप्त होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि वो कौन सा तत्व है जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वो तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो तत्व है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी पर जो तत्व सर्वाधिक पाया जाता है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। तो पृथ्वी पर नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है और ब्रह्मांड के अंदर हाइड्रोजन। खासकर जो सूर्य है और जितने भी तारे हैं वो सभी के सभी हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं। तो ये सारी व्यवस्था में आता है। चलिए, पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था, यानी कि किसने बताया था कि जो पृथ्वी है और जो अन्य ग्रह हैं वो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये बताया था सबसे पहले कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस वो पहला व्यक्ति था जिसने इस चीज़ को बताया था। इससे पहले तक ये विश्वास किया जाता था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और सारे जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। और ये धारणा किसकी थी? ये अरस्तु का एक जो दार्शनिक थे यूनान के, उन्हें इसको बताया था। तो अरस्तु ने इस चीज़ को बताया था। लेकिन जो कॉपरनिकस थे उन्होंने साधारण आँखों से परीक्षण किया। ध्यान दीजिएगा, जब कॉपरनिकस ने इस चीज़ को देखा, वो उस समय कोई यंत्र उनके पास नहीं थे, उन्होंने साधारण आँखों से इसका अनुभव किया और इसको फिर गणितीय सिद्धांतों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया। तो ये सबसे पहले इनके द्वारा बताया गया था। लेकिन इनके द्वारा ये कहा गया था कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो सूर्य है, ना कि पृथ्वी है। तो ये कॉपरनिकस के द्वारा कहा गया था। एडविन हबल जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आकाशगंगाओं को देखा था और आकाशगंगाओं के बारे में बताया था, और ये बताया था कि जो सौरमंडल होता है वो आकाशगंगाओं के में होता है। तो ये इनके द्वारा बताया गया था। गैलीलियो गैलीली वो व्यक्ति थे, ये इटली के थे और ये भी एक बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने दूरदर्शी की खोज की थी और कॉपरनिकस का जो सिद्धांत था इन्होंने उसको प्रूव किया था। तो ये इनके बारे में जानकारी थी। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है। क्यों कम समय में तैयार हो जाता है? तो इसको बहुत अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रेशर कुकर में क्या होता है कि दाब अधिक बढ़ता है, दाब बढ़ जाता है। और दाब जब बढ़ जाता है तो उसको किस तरह से होता है उससे कि जब दाब बढ़ता है तो उससे पानी का जो उबलने का बिंदु रहता है, जिसे क्वथनांक कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि साधारण बिना दाब के पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो अगर उसमें दाब बढ़ा देंगे यानी प्रेशर कुकर में वही पानी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ऊष्मा प्राप्त करने पर उबलेगा, यानी तब तक वो उबलेगा ही नहीं, यानी कि उसका जो पानी का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। बिना दाब के पानी का टेम्परेचर कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ सकता, लेकिन प्रेशर कुकर में बढ़ जाता है। इससे क्या हो जाता है, जो खाना होता है वो जल्दी पक जाता है। तो जल का क्वथनांक मतलब वह बिंदु जिस पर कोई भी वस्तु उबलने लगती है वो क्वथनांक कहता है। तो क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है और क्वथनांक के बढ़ने से पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे खाना भोजन जो होता है जल्दी पक जाता है। चलिए, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जल नहीं है, अल्कोहल नहीं है, ईथर नहीं है, पारा है।
देखिए इन चीज़ों के अंदर पारा है, वैसे अलग अलग चीज़ों में अलग अलग, जैसे यहाँ सोना होता, चांदी होती तो फिर बात अलग होती है। तो अभी इनमें सबसे जो सर्वोत्तम चालक है ऊष्मा का वो पारा है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 80, तो चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो देखिए समुद्र तट पर लगेगा या समुद्र की गहराई में या शिमला में या माउंट एवरेस्ट पर। इससे पहले हम बात कर चुके हैं इसी चीज़ की। देखिए जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ दाब कम होता है, जो प्रेशर होता है वो माइनस में हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। जब दाब कम होता है तो पानी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? पानी पर उसका प्रभाव ये पड़ता है, पानी कम तापमान पर ही उबलने लगता है, यानी कि उसका क्वथनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। पहले से सिंपली उसमें पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ऊंचाई पर जाओगे, दाब कम होगा, दाब कम होने से पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम यानी माइनस उससे पहले ही उबलने लगेगा, और उससे पहले उबलने से क्या होता है? खाना पकने में टाइम लगता है। तो समुद्र तट पर ऐसा नहीं होता, समुद्र की गहराई में ऐसा नहीं होता, शिमला में ऐसा नहीं होगा, माउंट एवरेस्ट पर ऐसा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की जगह कुछ और भूमध्य रेखा होता तो फिर शिमला में ऐसा होता। शिमला में ऐसा क्यों होता है कि माउंट एवरेस्ट समुद्र की गहराई या समुद्र तट से जो है शिमला जो है अन्य भागों से ऊंचाई पर स्थित है। शिमला एक पहाड़ी क्षेत्र है और अन्य भागों से ऊंचाई पर स्थित है। तो शिमला और माउंट एवरेस्ट पर खाना पकने में अधिक समय लगेगा और उसके बाद शिमला में अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? आखिर लाल सागर लाल क्यों है? तो लाल सागर के लाल होने का कारण है शैवाल। ध्यान दीजिएगा, उसके पानी का कलर लाल नहीं है। लाल सागर के अंदर जो एक नीली हरी शैवाल पाई जाती है, नीली हरी शैवाल पाई जाती है और उसी के कारण लाल सागर का कलर लाल है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ध्यान दीजिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। वॉक्समैन ये भी एक अमेरिका के सूक्ष्म विज्ञानी थे, सूक्ष्म विज्ञान में काम किया इन्होंने, और इनने जो बड़ा अच्छा इसके अंदर काम किया है, इन्होंने एंटीबायोटिक का नाम दिया है। रॉबर्ट कोच जो थे, जो भी वो भी एक बहुत बड़े सूक्ष्म वैज्ञानिक थे। इन्होंने विभिन्न टीकों का आविष्कार किया और ये पता लगाया कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो विभिन्न रोगों के कारक होते हैं, उन्हीं की वजह से रोग होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा? तो ध्यान दीजिएगा, कमल का फूल संसार का सबसे बड़ा फूल नहीं है, कैक्टस भी नहीं है, रेफ्लेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा फूल है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप इजीली देख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। कभी भी आप टिक ना करें। कभी भी टिक करने का मतलब ये है कि जब आप क्लूलेस हैं, जब आपको जानकारी नहीं है कि इनका सही आंसर क्या है और उस क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं दिया है, तो ध्यान दीजिएगा ये वाला ऑप्शन कभी भी आपको चूज़ नहीं करना है जब आपको पता नहीं। जब आप 100% श्योर हैं तभी इनमें से कोई नहीं आप लगाएं, अन्यथा इनमें से कोई नहीं ना लगाएं, क्योंकि इसके जो सही होने की संभावना होती है, अगर सिंपल गणित की भाषा में बात करें तो हर एक प्रश्न के सही होने की जो परसेंटेज रहता है वो 25% रहता है। लेकिन वहीं अगर इनमें से कोई नहीं की बात करें तो इसका मात्र 21% सही होने की संभावना रहती है। तो इसको जब आपको 100% श्योर है कि इनमें से कोई नहीं ही आएगा तब लगाएं, अन्यथा इसको ना लगाएं। ध्यान दीजिएगा, रेफ्लेसिया की बात करें तो ये जो फूल है वो रेफ्लेसिया का फूल है। इसका जो व्यास हो सकता है, व्यास का मतलब इसकी जो ये पूरी चौड़ाई हो सकती है, ये लगभग 1 मीटर के आसपास हो सकती है। 1 मीटर लगभग 3.28 फीट होता है, यानी 3 फीट से ज़्यादा इसकी चौड़ाई हो सकती है। वजन की बात करें तो 10 केजी तक इसका वजन हो सकता है। और ये जो फूल है दक्षिण एशिया में खासकर जो मलेशिया के अंदर पाया जाता है, इंडोनेशिया के अंदर ये खासकर ये फूल पाया जाता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस ये देश है, यहाँ पर ये फूल पाया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से यानी कि पौधे को फिर से पैदा होने के लिए या पौधे की आगे चलते रहने के लिए उसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्या हो सकता है दोस्तों? देखिए, जड़ नहीं हो सकता, तना नहीं हो सकता, पत्ती नहीं हो सकती, पुष्प होगा। क्योंकि जड़, तना, पत्ती उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पुष्प है। क्योंकि अगर पुष्प नहीं होगा तो बीज ही नहीं बनेगा, और बीज ही नहीं बनेगा तो नया जीवन चक्र प्रारंभ ही नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पुष्प। चलिए, सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC का जो मुख्य कार्य है, क्या ऑक्सीजन ले जाना है? बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन ले जाना का काम है RBC का। RBC मतलब
लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं CO2 ले जाना, ये भी काम RBC का ही है। तो ये दोनों काम RBC के हैं। जो सफ़ेद रक्त कणिकाओं का कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना काम जो है वो सफ़ेद रक्त कणिकाओं का है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है अरस्तु को। अरस्तु जो थे इनको बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। बहुत फेमस पर्सनालिटी अरस्तु रहे हैं और ये अरस्तु जो थे ये सिकंदर के गुरु थे, प्लूटो के शिष्य थे और महान दार्शनिक थे। किस पौधे का फूल भूमि के नीचे पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, पौधे का फूल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो आलू जो है तने का रूपांतरण होता है, यानी आलू तना है वो भूमि के नीचे होता है तो ये फूल नहीं है। गाजर जड़ है, ये भी भूमि के नीचे होती है, ये भी फूल नहीं है। प्याज तना है, ये भी फूल नहीं है। तो मूंगफली का जो माफ़ कीजिएगा फल, ये भी फल नहीं है। तो मूंगफली का जो फल होता है वो ज़मीन के नीचे पाया जाता है, क्योंकि आलू तना है, गाजर जड़ है और प्याज तना है। ये फल इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो कोशिका को जो निश्चित रूप प्रदान करता है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ इसमें बहुत इजीली आप समझ पाएंगे अगर आपको हिंदी जानते हैं तो भित्ति। भित्ति का मतलब होता है दीवार। भित्ति का मतलब होता है दीवार या वॉल। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो नीले कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये कोशिका भित्ति है और ये कोशिका भित्ति जो है ये कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करने का काम करती है। तो कोशिका भित्ति इसका सही आंसर है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप में से अधिकतर को पता होगा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके कारण पत्तियों का हरा रंग होता है और वही प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है नागपुर में है और इसको नीरी के नाम से जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी आपको आसानी से पता होगा, शुतुरमुर्ग जो होता है विश्व के अंदर सबसे बड़ा जीवित पक्षी होता है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा सांप जो है एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाने का कार्य करता है, घोंसले में अपने अंडे देता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये एक बिल टाइप का बनाता है, कोटर बनाता है और वहाँ पर ये फूल पत्तियों का इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाता है। और वो चेन वाइपर नहीं है, करेत नहीं है, स्केल्ड वाइपर नहीं है, ये है किंग कोबरा। किंग कोबरा को नागराज के नाम से जाना जाता है और ये विश्व के सबसे जहरीले सांपों में इसकी गिनती होती है। भारत में, खासकर दक्षिण भारत में बहुतायत में पाया जाता है, काफ़ी लंबा होता है और काफ़ी खतरनाक भी होता है। और ये फन जो होता है, जिस सांप का फन होता है, ये वही सांप है जिसका बहुत बड़ा सा फन होता है, किंग कोबरा। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ध्यान दीजिएगा, पावो क्रिस्टेसस जो है भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसका वैज्ञानिक नाम है। वहीं मनुष्य के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मेढक की बात करें तो राना टिग्रिस, ध्यान दीजिएगा, राना टिग्रिस जो है वो मेढक का वैज्ञानिक नाम है। वहीं बाघ के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो पैंथेरा टिग्रिस जो है वो बाघ का वैज्ञानिक नाम है। सबसे बड़ा विशाल जीवित स्तनपाई को इंग्लिश में कहते हैं मैमल्स। ध्यान दीजिएगा, मैमल्स स्तनपाई कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, ऊँट भी स्तनपाई है, हाथी भी है, नीली वैल भी है, मनुष्य भी है। तो लेकिन सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा है नीली वैल। स्तनपाई क्या होता है? स्तनपाई आप समझ लें, देखिए जो जीव होते हैं उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जैसे स्तनपाई होते हैं, सरीसृप होते हैं। स्तनपाइयों की विशेषता ये होती है, ये बच्चे जो होते हैं कोख से पैदा होते हैं, यानी कि ये अंडे नहीं देते हैं। पहली चीज़, ये अंडे नहीं देते हैं, कोख से बच्चा पैदा होता है। दूसरे, इनके जो बच्चे होते हैं वो जो मादा होती है उसके शरीर से दूध पीते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा इसका हो गया कि ये दूध पीते हैं, स्तनपाई इसीलिए कहा जाता है। और तीसरा, इनके शरीर पर बाल होते हैं, इनके शरीर पर बाल होते हैं, कान बाहर की ओर होते हैं। तो ये सब इनके, लेकिन ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कोख से जन्म लेते हैं, दूध पीते हैं और बाल होते हैं इनके शरीर पर। तो ये है इसका पहचान, स्तनपाइयों की, मैमल्स की पहचान जो है। निम्न में कौन सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी आप सभी को पता होगा, हमिंगबर्ड सबसे छोटा पक्षी है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है।
कीवी जो है राष्ट्रीय पक्षी, आपको पता होगा कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है ये और किस देश के खिलाड़ियों को कीवी भी कहा जाता है, तो आप ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कीवी कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। पेंगुइन आपने देखा होगा उत्तरी ध्रुवों पर पाया जाने वाला पक्षी जो बर्फीले क्षेत्र में रहता है। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, रूम को ठंडा करने का सबसे सरल तरीका जो है जल के बहने से बिल्कुल नहीं, जल के बहने से कमरा ठंडा नहीं होगा, रसोई गैस से तो बिल्कुल नहीं होगा, गर्म हो जाएगा, ठोस को पिघलाने से भी नहीं होगा, क्योंकि ठोस पिघलता है तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर संपीड़ित गैस यानी कि कंप्रेस्ड जो एयर होती है उसको छेड़ने से, जैसे एसी जो करता है वो कंप्रेस्ड एयर संपीड़ित गैस को छोड़ता है और उससे क्या होता है, कमरा ठंडा हो जाता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो ध्यान दीजिएगा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य क्या होता है, और एक होता है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ये जो होता है ध्वनि जिस फॉर्म में चलती है उसके ये प्रकार हैं, ठीक है। अनुदैर्ध्य की बात करें तो जो द्रव होता है और गैस होती है उसके अंदर जो है ध्वनि चलती है अनुदैर्ध्य के रूप में, जबकि ठोस में अनुप्रस्थ के रूप में चलती है। ध्यान दीजिएगा, ठोस में ध्वनि का जो संचरण होता है वो अनुप्रस्थ तरीके से होता है और द्रव में और गैस में। तो सिंपली जब हम बात करें सिंपली तरीके से तो अनुदैर्ध्य जो है ध्वनि तरंगें जो होती हैं अनुदैर्ध्य होती हैं। क्या होता है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे, इसको आप समझने के लिए देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे इस तरह से संचरण करती हैं, ये श्रृंग और गर्द के रूप में संचरण करती हैं, जबकि जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वो इस तरह से इस फॉर्म में संचरण करती हैं। तो ये इनका संचरण करने का जो तरीका होता है उसके द्वारा ये तय होता है कि ये जो तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य हैं या अनुप्रस्थ हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जब चिकने पृष्ठ से टकराता है और वापस लौट जाता है तो मनुष्य की आंखों में आता है और वहाँ से चीज़ों का दृश्य बनता है और उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे किसी कांच से प्रकाश टकराए, जैसे ये प्रकाश की सीधी किरण आई और कांच से अगर वो टकराई तो वापस उसी माध्यम में ये वापस लौट जाती है, तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको समझना भी जरूरी होता है। देखिए, जो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं जैसे कि कांच होता है, जैसे कि पानी होता है, आप उसमें अगर किसी बाल्टी में कोई सिक्का डालेंगे तो आपको दिखाई देगा ऊपर से सिक्का अपनी ज़मीन से ऊपर से उठा हुआ दिखाई देगा। वो क्यों होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। या किसी ग्लास में पानी है और उसमें आप किसी पेंसिल को डालेंगे तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रकाश जो होता है गति करता है तो गति एक सिंपल वायु में तो वो सिंपल तरीके से गति करता है, लेकिन किसी जब दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे पानी वाले माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो उसकी गति में परिवर्तन आ जाता है और उसी में गति के परिवर्तन को, यानी कि वो जो प्रकाश से सरल रेखा में गति करता है लेकिन परिवर्तन आने से वो ऐसे ऐसे और ऐसे गति करने लगता है। तो इससे क्या होता है, अपनी जगह से दूसरी जगह वो चीज़ें दिखाई देती हैं और यही कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। और इसी के कारण तारे टमटमाते हुए दिखाई देते हैं। सिक्के में जो बाल्टी में सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, कांच का ग्लास के अंदर जो पेंसिल होती है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। वहीं प्रकाश के विवर्तन की बात करें तो देखिए क्या होता है, जो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं उनको तो प्रकाश ईजिली उनसे टकराकर वापस आ जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रकाश के सामने इतनी कोई अपारदर्शी वस्तु, जैसे मैं यहाँ एक अपारदर्शी वस्तु मैंने रखी, ये कोई वस्तु रखी, यहाँ पर एक टॉर्च है जो कि जल रही है, तो अगर इससे जाने वाली रोशनी से क्या होगा, यहाँ पर्दा है तो यहाँ पर उसकी छाया बन जाएगी। लेकिन अगर इसी बीच में ये वस्तु बहुत ही छोटी है, मतलब इतनी सी वस्तु है, तो यहाँ पर उसकी छाया नहीं बनेगी। प्रकाश क्या करेगा, इस वस्तु से ऐसे मुड़ते हुए निकल जाएगा और यहाँ पर्दे पर उसकी कोई छाया नहीं बनेगी, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा सा है। तो ये जो कहलाता है प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। वहीं प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैल जाना। तो जो जैसे हम देखते हैं कि आसमान जो हमें दिखाई देता है नीला दिखाई देता है, समुद्र का पानी जो होता है हमें नीला दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है कि जो वायुमंडल है उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी प्रकाश फैल जाता है, और ये घटना कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का फैलना। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है, तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान दीजिएगा, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर सेल्सियस में बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस साधारण मनुष्य के शरीर का तापमान होता है।
चलिए आखिरी प्रश्न की बात करें, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है जब किसी को आवाज़ देनी थी और जोर से वो चिल्लाता है? देखिए ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा इसलिए करता है कि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है, यानी इस तरह से चिल्लाने से जो ध्वनि है एक ही दिशा में जाएगी, दूसरी तरफ नहीं फैलेगी, और ताकि वो फिर उसकी लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी, इसलिए वो एक ही चिल्लाते समय हथेली को मुंह के समीप रखते हैं। तो ये था आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर हमें लाइक कर बताएं और शेयर तो ज़रूर करें ताकि आपके सभी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल सके, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, और कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, हमें बताते हैं कि और क्या अच्छा कर सकते हैं हम, और हमें और अच्छा करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते हैं। साथ ही अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। चलिए ये वीडियो करेंगे हम यही समाप्त। आप देख रहे थे DNK अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।